नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज से हम लोग अपनी एचपीएससी की तैयारी को फिर से शुरू करते हैं। बहुत आलस हो गया, आलस हो क्या गया, बस सरकार की वजह से ही मान सकते हैं। एग्ज़ाम डेट का ना निकलना, कोर्ट केस का होना और पैटर्न का बार बार चेंज होना। तो आज एचपीएससी के द्वारा एक दो नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि पीजीटी का नोटिफिकेशन भी हमें जल्द ही देखने को मिल जाए। अब जून का महीना है, आपको सभी को पता है कि जो बच्चे जॉब में हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है अपनी तैयारी को करने के लिए। तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि नोटिफिकेशन आने के बाद अब शायद भर्ती कंप्लीट हो जाए और जल्द हो जाए। तो इसके लिए हम अपनी तैयारी को फिर से शुरू करते हैं और मैंने सोचा है कि हम एनसीईआरटी से शुरू कर लेंगे, जिसमें हम पहले 12वीं कक्षा की जो आरोह बुक है ना, आरोह, उसको देखेंगे। और तैयारी को इस प्रकार से करना है कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम के 3 स्टेप लास्ट नोटिफिकेशन में जो पैटर्न था उसमें बताया गया था। तो हो सकता है कि इसी को लागू किया जाए, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन तैयारी को इस तरीके से करना है कि मतलब कि तीनों ही स्टेप में आपका जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी मायने रखता है। काफ़ी मायने नहीं, मतलब बहुत मायने रखता है। यहाँ आपको जो प्री एग्ज़ाम है उसमें 80% आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। फिर उसका मेन जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूरा आपका सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा। और इंटरव्यू में भी जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट ही शाया हुआ है तीनों स्टेप पर, तो आपको सब्जेक्ट को बहुत ही मजबूत कर लेना है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो इसमें पहला जो अध्याय दे रखा है आरोह बुक, आरोह भाग 2 में हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। 2 कविताएं लगी हुई हैं, एक आत्म परिचय है और एक गीत है। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी कविता में उन्होंने क्या बता रखा है ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उनकी जो कविता की पंक्तियां हैं वो नज़रों के सामने से गुजर जानी जरूरी है, क्योंकि पंक्तियां देखकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस कविता से है और किस कवि की हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय को देखते हैं। तो श्री हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये चीज़ सभी को पता है, आप सभी अच्छे एजुकेटेड हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य में अगर पूछा जाए कि हरिवंश राय बच्चन जी का कौन से काल में योगदान है साहित्य में, तो आधुनिक काल में आप कह सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका जन्म कब हुआ? 21 नवंबर 1907 में हुआ था। और कहाँ पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद। इसके अलावा प्रयाग भी लिखा आपको मिल सकता है। एक साधारण परिवार में हुआ। इन्होंने पीएचडी किस विषय से की? तो अंग्रेजी विषय से की। तो पता है कि एमए भी उनकी अंग्रेजी विषय से ही रही होगी। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर इनको 10 द्वार से सोपान तक पर क्या मिला था? सरस्वती सम्मान दिया गया था। ये याद रखना है, किस रचना पर मिला, किस काव्य संग्रह पर मिला। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। कौन सा सम्मान मिला? सरस्वती सम्मान मिला था। इनकी साहित्यिक सेवा को देखकर भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि दी थी। और ये भी बात याद रखना है कि इनको पद्म भूषण मिल चुका है साहित्य सेवा के लिए। इनकी मृत्यु कब हुई? 10 जनवरी सन 2003 में हुई थी। आगे इनकी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रचनाएं इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, अनुवाद, डायरी, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इनका जो काव्य संग्रह है मधुबाला है, मधुशाला है, मधु कलश है। ये तीनों ही मधु मधु करके है, तो आपको ध्यान रखना है। निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत है, आकुल अंतर है, मिलन यामिनी है, सतरंगिणी है। उसके बाद आरती और अंगारे हैं, नए पुराने झरोखे हैं, टूटी फूटी कड़ियाँ और बुद्ध और नाचगर है। अगर कोई पुस्तक पूछ ली जाए तो बुद्ध और नाचगर एक इनकी पुस्तक थी। ठीक है, उसके बाद आत्मकथा के इनके 4 खंड हैं, इनको अच्छे से याद रखना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो 10 द्वार से सोपान तक पर इनको सरस्वती सम्मान मिला है, जो कि आत्मकथा का इनका एक खंड है। उसके बाद अनुवाद हैमलेट हो गया, जनगीता हो गया, मैकबेथ हो गया। ठीक है, डायरी पूछी जाए तो प्रवासी की डायरी इनकी डायरी है। अब एक गीत है, उनकी पंक्तियां हैं, उनका उच्चारण भी आना चाहिए, क्योंकि जब आप हिंदी विषय से हो
तो आपका इंटरव्यू होना है, केवीएस का इंटरव्यू मैंने दिया है और हर कैंडिडेट से वो 2 कविताएं सुन रहे थे, ये ज़रूरी है। तो मैंने ये कविता की थी और इसके अलावा एक और की थी। तो हर विद्यार्थी को हिंदी विषय से जो संबंध रखता है उसको 2 कविताएं अच्छे से उच्चारण करनी आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोहे वगैरह, कबीर, रहीम के, ये सारा कुछ आना चाहिए। वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको तैयारी ऐसे करनी है कि साथ में आपके प्री एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए, आपके मेन की तैयारी हो जाए और आपके इंटरव्यू की। अगर थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता है तो इंटरव्यू तो लाजमी है कि 12.5% जो इंटरव्यू का वेटेज रखा हुआ है वो तो आपका होना ही है। उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें अच्छे से याद करते हुए चलनी है। तो कविता क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस गीत के द्वारा जो कवि है वो बताना क्या चाहता है? वो बताना चाहते हैं कि जो समय है हमेशा चलायमान रहता है, चलायमान अवस्था में रहता है, गतिशील रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो इसीलिए हमें भी समय के अनुसार अपने आप को चलाना है। हमारा जो एग्ज़ाम है कभी भी हो सकता है। अगर हम वेट करते रहेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा, हम फॉर्म भरेंगे, फिर पढ़ेंगे, तो समय बहुत कम रह जाएगा। इसके लिए आपको अभी से अपनी तैयारी को करनी शुरू कर देना चाहिए और बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढलता जाता है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। जैसे ही सूर्यास्त होने लगता है, रात होने लगती है, तो क्या हो जाता है? दिन ढल जाता है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि सूर्य को क्या दिन का पंथी किसे माना है, तो एक राहगीर को भी माना है और सूर्य को भी दिन का पंथी कवि ने माना है, क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त होता है, रात हो जाती है, दिन ढल जाता है, ठीक है। तो जो दिन का पंथी है वो राहगीर माना है और अब वो अपनी मंजिल को पाने के रास्ते में चलता जाता है और चलते चलते उसको ध्यान आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल पर पहुंचने से पहले मतलब कि वो तो जीवन की बात कर रहा है कि जीवन खत्म ना हो जाए या अंधेरा ना हो जाए, रात ना हो जाए और हमें मंजिल ना मिले, हमारा लक्ष्य हमें ना मिले। इसके लिए वो शीघ्रता से चलता है। तो यही इस कविता में कवि ने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये पंक्तियाँ आपने ध्यान रखनी है, इसका उच्चारण भी आपको अच्छे से आना चाहिए। दूसरा कवि ने बहुत ही अच्छा सा उदाहरण दिया है, चिड़ियों का उदाहरण लिया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितने चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि कहता है कि आपको सभी को पता होगा, सभी ने देखा होगा कि जो चिड़ियाँ होती हैं सुबह अपने बच्चों को छोड़ के घोंसलों में उनके दाना पानी का इंतजाम करने के लिए बाहर चली जाती हैं और जैसे ही शाम होने लगती है वापस आते हुए उनको अपने बच्चों का ध्यान आता है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो घोंसलों से ऊपर अपनी गर्दन निकाल के उनका राह देख रहे होंगे, आशा में बैठे होंगे कि हमारी माताएं आएंगी। तो चिड़ियों को ये ध्यान है, जो ध्यान आता है चिड़ियों को अपने बच्चों का, तो उनके जो पंख होते हैं ना उनमें शीघ्रता भरता है, चंचलता भर देता है, उनके हृदय को वात्सल्य से भर देता है, अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य से उनका हृदय भर जाता है और वो शीघ्रता से चलने लगती हैं अपने घोंसलों की तरफ ताकि जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंच जाएं। तो ये उदाहरण कवि ने यहाँ लिया है। कवि ये कहता है कि जब हमारे सामने हमारा लक्ष्य होता है तो हम शीघ्रता से उस लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि हमें पहुँचना कहाँ है, तो हम शीघ्रता नहीं करते, हम आलसी हो जाते हैं। तो यही कवि हमें बताना चाहता है। जैसे कि अब उदाहरण के रूप में अगर नोटिफिकेशन फटाफट निकल आए, हमें पता चल जाए कि हमारा एग्ज़ाम इस डेट को है, तो हम शीघ्रता से अपनी तैयारी में जुट जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से कवि कहता है कि हमें अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए, हमें मंजिल का पता होना चाहिए और शीघ्रता से उस पर पहुंचने की जो कोशिश है करनी चाहिए। आगे कवि ने अपना उदाहरण दिया। एक तरफ तो चिड़ियों का उदाहरण लिया है कि कैसे चिड़ियों को अपने बच्चों का ध्यान आता है और वो शीघ्रता से वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ कवि ने अपना उदाहरण दिया है कि उनकी कोई मंजिल नहीं है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनको मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि अपने आप के बारे में बताते हुए कहता है कि उनकी कोई मंजिल नहीं, लक्ष्य नहीं है, मतलब उन्हें कोई चाहने वाला नहीं है जो उनकी आस में बैठा हो कि उनसे मिलने के लिए कोई आएगा।
तो अगर कोई ऐसा होता तो कभी भी उसकी तरफ, जैसे चिड़िया अपने बच्चों की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगी, तो कभी भी अपनी मंजिल पर तेज़ी से चलता, लेकिन कभी को इस प्रकार से मतलब कि इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है। कवि का इस प्रकार से कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है। तो कवि की असल में कवि बताना क्या चाहता है कि उनकी कोई मंजिल तय नहीं है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। इसीलिए जब ये प्रश्न अपने आप से कवि करता है कि उसको मिलने के लिए कौन विकल्प, तो यही प्रश्न उनके पद में क्या भर देता है, शिथिलता भर देता है, आलसी बना देता है उनको। इसीलिए वो अपनी मंजिल पर उतनी शीघ्रता से नहीं चलते। तो ये सारी चीज़ें कवि ने इस कविता में बता रखी हैं। बस मेन पॉइंट इसमें क्या है कि कवि ने समय की गतिशीलता के बारे में बताया है, और जो उनका आशय है वो आशय क्या है, वो कहना चाहते हैं कि जो जीवन है क्षण भंगुर है, बहुत छोटा सा है। तो हमें जो भी करना है, अच्छे कर्म करने हैं, जो भी करना है, मतलब फटाफट से कर लेने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें रास्ते में ही मुझे जीवन खत्म हो जाए, जहाँ तक हम जो काम करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, वो हम पा ही ना सकें। तो कवि ये चीज़ें बताना चाहता है। तो जो एक गीत है कविता श्री हरिवंश राय बच्चन जी की है, सब तक पता चल गया आपको। और इनका गीत संग्रह है निशा निमंत्रण। स्पेशल करके गीत संग्रह आ जाए तो निशा निमंत्रण आपने करना है। इसमें से लिया गया है, और इनकी पुस्तक बुद्ध और नाच घर है, जिसमें ये निशा निमंत्रण गीत संग्रह है। ठीक है। तो इस कविता में कवि ने समय के व्यतीत होने के एहसास के साथ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्राणी द्वारा कुछ कर गुजरने के जज्बे का चित्रण किया है। कवि की रहस्यवादी चेतना इसमें मुखरित हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर आत्मा परमात्मा की बात की जाती है, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, रहस्यवादी चेतना आ जाती है। तो कवि क्या हमें यही तो कहना चाहता है कि ये जीवन बहुत छोटा सा है, तो हमें जल्दी से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। आगे कवि इस कविता के द्वारा बताना चाहता है कि समय चिर परिवर्तनशील है, जो निरंतर गतिशील है। यह क्षण मात्र भी नहीं रुकता और न ही किसी की परवाह करता है। जहाँ प्रत्येक प्राणी अपनी मंजिल को पाने की चाह लेकर जीवन रूपी मार्ग पर निकलता है, वह यह सोचकर अति शीघ्रता से चलता है कि कहीं उसे मार्ग पर चलते हुए रात न हो जाए। तो ये मतलब पूरा निचोड़ है इस कविता का, इस कवि का, जो इस 12वीं की कक्षा में दी हुई है। तो इतनी चीज़ें आपने याद रखनी है। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो कविता के बारे में और कवि के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो अलंकार, इसका भाव सौंदर्य पूछा जा सकता है। आपने अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है। मैंने आज यहाँ पर ये नोट इसीलिए किया है क्योंकि अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव होता है, जो कोर्ट का जो मतलब फैसला आया था उसमें 80% चांस यही थे कि पेपर सब्जेक्टिव ही होगा। तो आप इतने तैयार हो जाएं कि आपने कवि के बारे में सिर्फ जन्म मतलब ऑप्शन देख के आपको ना पता चले कि इनकी जन्म डेट क्या है, आपको याद होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से उसको लिख सकें। और कविता का सार पूछा जाए, कविता का भाव पूछा जाए तो आप लिख सकें। जब आपने कविता पढ़ी होगी ना, तो तभी आप ये चीज़ें लिख पाओगे। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें हम पढ़ते तो सारा है, लेकिन हम पढ़ते इस तरीके से हैं कि हम ऑप्शन कर पाएँ। तो यहाँ पर अगर पूरा लिखने वाली स्थिति आ जाती है तो आपको पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आपसे इसका भाव सौंदर्य पूछा जाए तो इसमें मुक्तक छंद आ जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है। प्रसाद गुण और वात्सल्य रस अगर बच्चे प्रत्याशा में होंगे, ये आप पंक्तियाँ आ जाएं तो वहाँ वात्सल्य भाव आ गया। ठीक है। वात्सल्य रस की प्रधानता हो गई। अभिधा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, बिंब की भी योजना की हुई है, शाब्दिक बिंब। ठीक है। और उसके अलावा चित्रात्मक शैली भी है, चित्र आंखों के सामने हमारे प्रकट हुआ है, नीड़ों का नाम लेते ही घोंसलों का। तो भाषा सहज सरल है, अच्छे से समझ आ गई है। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से देख लेनी है ताकि ये पॉइंट सारे आप लिख पाएँ। तो अगर तो चिड़ियों वाला काव्यांश आ जाए उसमें तो हम लिख सकते हैं कि चिड़ियों का बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव का चित्रण हुआ है। ठीक है। तो समय की गतिशीलता के बारे में बताया है। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से याद कर लेनी है ताकि आप लिख पाएँ। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरी कविता के साथ। तो धन्यवाद।